ओके, सो टुडे वी विल बी टॉकिंग अबाउट मुस्लिम मैरिज. तो मुस्लिम मैरिज को हम निकाह भी बोलते हैं. निकाह इज़ कम्प्लीटली अ सिविल कॉन्ट्रैक्ट इन नेचर. द रीज़न इज़ कॉन्ट्रैक्ट के सारे एसेंशियल्स फुलफिल कर रहा है मुस्लिम मैरिज. दैट इज़ कॉम्पिटेंसी में हमारा एज एंड साउंड माइंड. जब जो लोग कॉन्ट्रैक्ट करते हैं वो लोग कॉम्पिटेंट होने चाहिए कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए. इसके बाद इट फुलफिल्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट एसेंशियल्स ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट विच इज़ इजब एंड कबूल. इजब एंड कबूल का मतलब होता है ऑफर, प्रपोजल एंड द एक्सेप्टेंस ऑफ द ऑफर. इसके बाद कंसेंट जो कॉन्ट्रैक्ट की अगेन बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है. एंड सो बेसिकली इन सब चीज़ों की वजह से मुस्लिम मैरिज इज़ ऑल्सो ट्रीटेड एज अ कॉन्ट्रैक्ट. अब मुस्लिम मैरिज के बारे में हम बात करेंगे कि मुस्लिम मैरिज कितने प्रकार की होती है, कितने टाइप्स की होती है. सो इट इज़ 3 टाइप्स: बातिल, फासिद एंड सही निकाह. बातिल जो है कम्प्लीटली वॉइड निकाह होता है, बिल्कुल भी मतलब वो ना आइज ऑफ रिलीजन ना आइज ऑफ लॉ में उसकी कोई जगह होती है. फासिद इरेगुलर होता है. इरेगुलर मतलब उसमें थोड़े बहुत एरर्स होते हैं जिसको आप अगर रेक्टिफाई कर दोगे तो वो सही निकाह बन जाएगा. एंड देन हमारा लास्ट होता है सही निकाह जो कम्प्लीटली वैलिड है, सारे जो ये एसेंशियल्स है सारे एसेंशियल्स को फुलफिल कर रहा है. अब हम एक एक करके इनके एसेंशियल्स के बारे में जानते हैं. सो फर्स्ट है हमारा कॉम्पिटेंसी. कॉम्पिटेंसी में हमारी 3 चीज़ें आ जाती हैं, बहुत छोटी चीज़ें हैं, इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं. बट एज, अब मुस्लिम्स में जो एज ऑफ मैरिज होती है वो 15 ईयर्स कही जाती है. दैट इज़ द एज ऑफ प्यूबर्टी. बट इसका मतलब ये नहीं है कि अगर सपोज अ पर्सन गेंट प्यूबर्टी एट 14 ईयर्स तो वो भी वैलिड रहेगा. अगर पेरेंट्स ने 12 साल में शादी कॉन्ट्रैक्ट करवा दी, शादी तय करवा दी, तो भी वो वैलिड रहेगी. अगर पेरेंट्स की कंसेंट है तो वो लॉफुल रहेगी. अब हम बात करते हैं सेकंड वाले के बारे में, साउंड माइंड. तो अब एक होता है ईडीएसी. ईडीएसी मतलब जो कि कंप्लीटली इनसेन माइंड का है, जो अपने सेंसेस में रहता ही नहीं है. तो दिस पर्सन ऑफ कोर्स कैन नॉट कॉन्ट्रैक्ट अ मैरिज. बट ल्यूनाटिक पर्सन, ल्यूनेसी होती है कि आप कुछ इंटरवल्स में सेन माइंड के हो, कुछ इंटरवल्स में यू आर ऑफ इनसेन माइंड. तो जिस इंटरवल में अगर आप सेन माइंड के हो तब आप मैरिज कॉन्ट्रैक्ट ऑफ कोर्स कर सकते हो. Now the last and the most important thing is marriage with non-Muslims. अब marriage with non-Muslims में जो सबसे important चीज़ हमारे पास आती है शियाज एंड सुन्नीज में. शियाज का तो इट्स completely बातिल, मतलब वो लोग बिल्कुल void treat करते हैं मैरिज विद अ नॉन मुस्लिम से. मतलब सपोज अ मेल वॉन्ट्स टू मैरी अ हिंदू गर्ल और अगर वो मेल शिया मुस्लिम है तो शियाज तो बिल्कुल अलाउ नहीं करेंगे. बट अगर वो सुन्नी है, अब सुन्नी में भी 2 कैटेगरी आ जाती है. एक होती है किताबिया गर्ल. अब किताबिया गर्ल वो होती है जो 3 अब्राहमिक रिलीजन्स को फॉलो करती है. 3 अब्राहमिक रिलीजन्स हमारे होते हैं जूइज्म, इस्लाम एंड क्रिश्चियनिटी. तो अगर वो किताबिया है, किताबिया मतलब वो 3 अब्राहमिक रिलीजन में से किसी एक को फॉलो कर रही है, तो सुन्नी कैन मैरी दैट गर्ल. अब सपोज वो नॉन किताबिया है तो वो मैरिज मतलब बातिल नहीं होगी, वो फिर भी फासिद होगी और उसमें कन्वर्जन रिक्वायर्ड रहेगा. एंड कन्वर्ट करके यू कैन ऑफ कोर्स मैरी दैट गर्ल. लड़की का कन्वर्जन रिकॉर्ड रहेगा. अगर लड़की हिंदू है तो शी हैज़ टू कन्वर्ट टू अ मुस्लिम. सो दिस इज मैरिज विद अ नॉन मुस्लिम्स. यू हैव टू रिमेंबर वन एस्पेक्ट कि शियाज बहुत हद तक चीज़ों को बातिल डिक्लेयर कर देते हैं. सुन्नीज बहुत रेयरली एक मैरिज को या एक चीज़ को बातिल डिक्लेयर करेंगे. सुन्नीज हमेशा फासिद डिक्लेयर करते हैं. नाउ वी डन विथ वन पार्ट दैट इज कॉम्पिटेंसी हमने कर लिया, एज, साउंड माइंड एंड मैरिज विद नॉन मुस्लिम्स. वी हैव डन दिस ऑल्सो. नाउ विल बी मूविंग ऑन टू फॉर्मेलिटीज. अब मुस्लिम मैरिज की जो फॉर्मेलिटीज होती हैं दैट इज इजब एंड कबूल. इजब मतलब ऑफर एंड प्रपोजल. इसकी वजह से हम निकाह को एक सिविल कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं. इजब मतलब ऑफर एंड प्रपोजल दिया जाएगा, ग्रूम के साइड से दिया जाएगा, या तो ग्रूम खुद देता है या तो ग्रूम के बिहाफ में कोई देता है. एंड उसके बाद लड़की कबूल बोलते हैं, जैसे कि हमने फिल्म्स में देखा है. कबूल यूजुअली 3 बार बोला जाता है. इट्स डन इन प्रेजेंस ऑफ विटनेसेस के बारे में हम आगे बात करेंगे. बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इज कि जो ये किया जाना चाहिए ना, ये दिस हैज़ टू बी डन इन द सेम मीटिंग. मतलब इजब एंड कबूल दोनों सेम जगह पे किए जाने चाहिए. Now the most important part about Muslim marriage is dower. So dower में हमारे पास आ जाएगा, one is on the basis of time of payment. Time of payment में आ जाएगा prompt and deferred dower. The other is on the basis of amount fixed, that is specified and unspecified. So let's look on to dower. Dower में क्या आ जाएगा हमारे पास? सबसे पहले हम बात करेंगे about prompt dower.
प्रॉम्प्ट डावर इज पेबल ऑन डिमांड, मतलब जैसे कि वाइफ मैरिज कॉन्ट्रैक्ट करते समय और मैरिज के तुरंत बाद हस्बैंड से डिमांड कर सकती है दैट यू हैव टू गिव मी डावर. डावर इज ऑल्सो नोन एज मेहर. ओके, सो प्रॉम्प्ट डावर इज पेबल इमीडिएटली ऑन डिमांड, बट वाइफ और हस्बैंड म्यूचुअली विथ कंसेंट एक ऐसा अग्रीमेंट कर सकते हैं जिसमें वो लोग बोलें कि ठीक है हम इसको एक लेटर स्टेज पे पे करेंगे. दैट इज कंप्लीटली एन एक्सेप्शन टू दिस. अब सपोज वाइफ को मिला नहीं है डावर डिमांड करने पे, तो शी कैन ऑफ कोर्स रिफ्यूज कोहैबिटेशन अंटिल इट इज पेड. अब हस्बैंड फाइल कर सकता है रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स की, मतलब अब रिस्टोर करे कोहैबिटेशन. बट हस्बैंड कब कर सकता है? व्हेन द डावर हैज बिन पेड. अगर वो डावर पे ही नहीं किया है उसने, तो उसका जो आरसीआर रहेगा ना वो कंप्लीटली एक वेस्ट चला जाएगा. अगर डावर पे कर दिया है तो उसका आरसीआर एकदम सही रहेगा. तब उसको ऑफ कोर्स ऑर्डर मिल सकता है कि चलो ठीक है अब अपना कोहैबिटेशन रिफ्यूज करो, रिज्यूम करो. ठीक है, एंड वाइफ कैन रिफ्यूज कोहैबिटेशन अंटिल द डावर इज पेड. राइट. अब प्रॉम्प्ट डावर को हम एक और चीज क्या बोलते हैं? प्रॉम्प्ट डावर को हम बोलते हैं मेहरे मुअज्जल भी बोलते हैं, मेहरे मुअज्जल. Now we'll move on to deferred dower, that is meher muwajjal. अब डेफर्ड डावर इज पेबल ऑन डिसोल्यूशन. डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज कैसे होता है? या तो डिवोर्स से या तो डेथ से डिसॉल्व हो रही है हमारी मैरिज. अब डिफर्ड डावर इज पेबल ऑन डिसोल्यूशन एक्सेप्ट अगर कोई अग्रीमेंट है कि पहले दे दिया जाएगा तो वो एक डिफरेंट चीज होगी, बट यूजुअली इसको डिसोल्यूशन में देते हैं. अब एक कॉन्सेप्ट इसमें और आता है कि डेफर्ड डावर या जो प्रॉम्प्ट एंड डेफर्ड डावर का जो राइट है ना, दिस इज नॉट दिस इज अ वेस्टेड राइट इन अ वाइफ. मतलब ये उसको मिलेगा ही मिलेगा. डावर इज अ वेस्टेड राइट. डावर इज अ वेस्टेड राइट मतलब ऐसा नहीं है कि कोई इवेंट होगा तो मिलेगा. ये वाइफ का राइट है. अगर वाइफ की डेथ भी हो जाती है तो उसके हायर्स को भी मिलता ही मिलता है. राइट. ये आपको थोड़ा और अच्छे से समझ आएगा व्हेन वील एक्सप्लेन प्रॉपर डावर. सो लेट्स फर्स्ट मूव ऑन टू मेहर मुसम्मा, दैट इज स्पेसिफाइड डावर. स्पेसिफाइड डावर क्या होता है? स्पेसिफाई, आपको अमाउंट स्पेसिफाई कर दिया, आप चाहे वो निकाह के पहले किया हो, बाद में किया हो या उसके ड्यूरिंग द निकाह किया हो, एंड अमाउंट स्पेसिफाइड होता है. जो स्पेसिफाई किया गया है अमाउंट वो आपको पे करना ही करना पड़ेगा. दैट इज नेसेसरी. या उससे कम नहीं दे सकते हो, आप देना ही पड़ेगा. नाउ वी हैव मेहर मिसल, दैट इज प्रॉपर डावर. अनस्पेसिफाइड डावर भी बोलते हैं इसको. मेहर मिसल बेसिकली अगर निकाह में आपने कोई डावर के बारे में बात ही नहीं की हो तो भी उसको प्रॉपर डावर मिलता ही मिलता है. अब ये अनस्पेसिफाइड होता है तो इसका अमाउंट यूजुअली लोग डिसाइड करते हैं, मतलब विटनेसेस डिसाइड कर लेंगे या बाद में जाकर डिसाइड कर लेंगे. पर प्रॉपर डावर वाइफ को मिलता ही मिलता है, चाहे कोई और डावर अग्री किया ना किया हो. ठीक है. अब अगर डावर पे किया ही नहीं हो, हस्बैंड नहीं पे कर रहा है, तो वाइफ क्या कर सकती है? रिफ्यूज कोहैबिटेशन अंटिल डावर इज पेड. शी हैज़ द राइट टू लियन. लियन का मतलब होता है उसकी कोई प्रॉपर्टी आप अपने पास रख लो जब तक आपको वो डावर पे नहीं कर रहा है. इसके बाद सिविल सूट या आप ट्रीट करो, डेटर क्रेडिटर का रिलेशन आ जाएगा जिसमें द हस्बैंड इज ट्रीटेड एज अ डेटर एंड हस्बैंड को देना पड़ेगा वाइफ को अमाउंट. तब तक वो कोहैबिट नहीं करेगी या तो मे बी शील जस्ट लीव द मैट्रिमोनियल होम एंड ऑफ कोर्स शील कम बैक व्हेन द डावर इज पेड. सो दिस वॉज द कॉन्सेप्ट अबाउट डावर. तो अब हमने हमारा फॉर्मेलिटीज भी कंप्लीट कर लिया. नाउ विल बी मूविंग ऑन टू another important aspect about Muslim marriage and that is prohibitions. तो prohibitions again बहुत important है. prohibitions again दो टाइप्स के होते हैं, permanent, temporary. ये बात याद रखनी है. शियाज में एंड सुन्नीज में permanent prohibitions are बातिल, void, but टेम्पररी प्रोहिबिशन शिया में बातिल है. जैसे हमने कहा शिया में मोस्ट ऑफ द चीजें बातिल कही जाती हैं. सुन्नीज में इट्स फासिद, दैट इज इरेगुलर. बात करते हैं परमानेंट प्रोहिबिशंस की. परमानेंट प्रोहिबिशंस कौन कौन से हैं? कंसागिनिटी, अफिनिटी एंड फॉस्टरेज. कंसागिनिटी मतलब ब्लड रिलेशनशिप्स, मतलब एक मुस्लिम मेल अपने ब्लड रिलेशंस मतलब अपनी मदर, ग्रैंड मदर, ब्लड सिस्टर, रियल सिस्टर जिनसे शादी नहीं कर सकता, दैट विल बी बातिल. अफिनिटी मतलब जो रिलेशनशिप्स मैरिज के थ्रू क्रिएट होती हैं. अब मतलब आप अपनी वाइफ के रिलेटिव्स से शादी नहीं कर सकते या आप अपने जैसे कि ग्रैंडफादर की वाइफ से शादी नहीं कर सकते. ऐसे मतलब जितनी भी चीज़ें मैरिज के थ्रू क्रिएट हो रही हैं उनसे आप शादी नहीं कर सकते. फॉस्टरेज मतलब द मदर
हु हैज सकल्ड यू, बेसिकली मिल्क रिलेशनशिप बोलते हैं इसको, तो आप उनसे भी शादी नहीं कर सकते. फॉस्टर मदर, फॉस्टर से आप शादी नहीं कर सकते. बट सुन्नीज में फॉस्टरेज को लेके एक्सेप्शन है, तो सुन्नीज फॉस्टरेज रिलेशनशिप्स एंड फॉस्टर मैरिजेस को बातिल नहीं ट्रीट करते हैं. सो दिस इज अगेन अनदर एक्सेप्शन अबाउट सुन्नीज. नाउ टेम्पररी प्रोहिबिशंस. टेम्पररी प्रोहिबिशंस हमारे बहुत सिंपल हैं. फर्स्ट वन इज अनलॉफुल कंजंक्शंस. तो अनलॉफुल कंजंक्शंस हमारे बेसिकली अगर सपोज आपने एक लड़की से शादी की है, नाउ यू कांट मैरी हर सिस्टर एट द सेम टाइम. मतलब यू कैन नॉट मैरी टू people who are related to each other by consanguinity, affinity या fosterage, right? This is unlawful conjunctions. Who are sisters basically, wives जो कि sisters है, चाहे वो consanguinal हो, affinal हो, by foster relationship हो, आप नहीं कर सकते. इद्दत हम आगे पढ़ेंगे. You cannot marry a Muslim woman who is undergoing इद्दत. अब सपोज आपको एक आप मुस्लिम्स में वी ऑल नो मैरिज अप टू 4 वाइफ्स इज अलाउड, कीपिंग 4 वाइफ्स इज अलाउड. बट आप 5th वाइफ जो आप उनसे शादी कर रहे हो, आप नहीं कर सकते. आपको जो पहले की 4 हैं उनमें से किसी एक को डिवोर्स देना पड़ेगा, या उनमें से अगर किसी एक की डेथ हो गई है तो आप 5th वाइफ से शादी कर सकते हो. इसके बाद विटनेस. अब विटनेस हम आगे पढ़ेंगे. विटनेस जो कि रिक्वायर्ड होता है तलाक में और निकाह में, हम उसके बारे में बात करेंगे. एंड मैरिज विथ नॉन मुस्लिम्स हमने ऑलरेडी पढ़ लिया शियाज एंड सुन्नीज में, किताबें नॉन किताबें का जो क्लासिफिकेशन था. तो दिस वाज अबाउट द टेम्पररी प्रोहिबिशंस. नाउ अब हमने इसका विटनेस जो एस्पेक्ट है हम विटनेस कवर कर लेते हैं यहाँ पे. That is, Shias में witness is not required at nikah, but it's required at तलाक. सुन्नीज में just opposite, निकाह में required होता है and तलाक में required नहीं होता है. अब witness के बारे में थोड़ी बात करते हैं. witness होने चाहिए 2 अडल्ट मेल्स या 1 मेल या 2 फीमेल. कभी भी सारी फीमेल नहीं हो सकती, 1 मेल का होना इज वेरी इंपॉर्टेंट. अब मुस्लिम विटनेस कैसे होने चाहिए? ऑफकोर्स वो मुस्लिम होने चाहिए, एज ऑफ प्यूबर्टी मतलब अडल्ट होने चाहिए, 15 ईयर्स से ऊपर होने चाहिए, एंड उनका साउंड माइंड होना चाहिए. सो दिस इज अबाउट विटनेस. सो अगर इसको प्रोहिबिशंस में मैं समझाती हूँ. अगर कल को सुन्नीज में विटनेस नहीं है तो वो मैरिज बातिल नहीं होगी, वो फासिद होगी. ठीक है, मतलब वो मैरिज वॉइड नहीं डिक्लेयर कर दी जाएगी. अब लेट्स जस्ट स्टडी अबाउट इद्दत. इद्दत हमने पढ़ा. अगर हस्बैंड की डेथ हो गई है तो इट्स 4 months and 10 days. अगर डिवोर्स किया गया है, तलाक दिया गया है, सो इट्स 3 months. अगर वाइफ इज प्रेग्नेंट देन टिल डिलीवरी इद्दत चलता है. अब एक सही निकाह में इद्दत के टाइम तक, अब चाहे वो इद्दत 4 महीने का हो, 3 महीने का हो या टिल डिलीवरी हो, मेंटेनेंस देना ज़रूरी है. इद्दत के बाद मेंटेनेंस नहीं देना होता है मुस्लिम पर्सनल लॉ के अकॉर्डिंग. इसका भी एक पूरा फ्लो चार्ट है जो कि हम मुस्लिम मेंटेनेंस के टॉपिक में पढ़ेंगे. बट अभी इतना ही समझना है कि इद्दत तक आपको मेंटेनेंस मिलना ज़रूरी है. और अगर इफ़ यू हैव अ किड, इफ़ द वाइफ हैज़ अ किड, तो ऑफकोर्स आपको मेंटेनेंस मिलेगा. नाउ वील मूव ऑन टू टाइप्स ऑफ मुस्लिम निकाह, विच इज द लास्ट टॉपिक इन निकाह, मुस्लिम मैरिज. सही निकाह, फासिद एंड बातिल. अब पहले बात कर लेते हैं सही एंड बातिल. सही निकाह जो कि सारे एसेंशियल्स फुलफिल कर रहे हैं जो हमने फर्स्ट पेज में पढ़े, तो इट्स कंप्लीटली सही. अब सही निकाह में सारे राइट्स होते हैं वाइफ के. सारे राइट्स मतलब जैसे कि हमारा हो गया म्यूचुअल इनहेरिटेंस का राइट हो गया, इद्दत का राइट हो गया, डावर हो गया, मेंटेनेंस हो गया. तो इसमें आपको सारी चीज़ें मिलेंगी. बातिल, नो राइट्स एंड ड्यूटीज, वॉइड एब एन इशू. लॉ कंसिडर ही नहीं कर रहा है वो मैरिज एग्जिस्ट करती भी है या नहीं करती है. अब मेन आ जाता है फासिद, विच इज एन इरेगुलर मैरिज, जो कि मोस्टली सुन्नीज में एप्लीकेबल ज़्यादा होती है. ठीक है, तो सुन्नीज में ज़्यादा एप्लीकेबल होती है. अब अगर फासिद मैरिज में कंजर्मेशन नहीं हुआ है, देयर हैज़ बिन नो इंटरकोर्स ड्यूरिंग द मैरिज, then no rights and duties. But if it has been consummated, if intercourse has taken place between the husband and wife, then dower देना पड़ेगा हस्बैंड को, इद्दत वाइफ को मेंटेन करना पड़ेगा, मेंटेनेंस देना पड़ेगा हस्बैंड को, एंड चिल्ड्रन जो हैं वो लेजिटिमेट माने जाएंगे. सो अगर हम इन शॉर्ट बात करें निकाह से क्या होता है, निकाह इज अ सिविल कॉन्ट्रैक्ट एज वी रेड. इट्स अ सिविल कॉन्ट्रैक्ट. अगर सारे एसेंशियल्स फुलफिल हो रहे हैं तो चिल्ड्रन हमारे लेजिटिमेट माने जाएंगे. इद्दत वाइफ को ऑब्जर्व करना पड़ेगा, डावर हस्बैंड को देना पड़ेगा, मेंटेनेंस हस्बैंड को पे करना पड़ेगा, एंड लीगलाइज हो जाएगा हमारा इंटरकोर्स, लीगलाइजिंग इंटरकोर्स, एंड देयर विल बी म्यूचुअल इनहेरिटेंस ऑफ प्रॉपर्टी.
तो ये होता है हमारा सही निकाह। अब हमने फासिद की बात कर ली कि फासिद में कंजर्मेशन हो भी गया तो भी ये इतनी ही चीज़ें होती हैं, म्यूचुअल इनहेरिटेंस वगैरह नहीं आएगा। सो दिस इज अ वैलिड एंड अ सही निकाह। उसमें आपको ये सारी चीज़ें वाइफ को एंड हस्बैंड को अवेलेबल होती हैं। सो वी आर डन विद द मुस्लिम मैरिज का पूरा कॉन्सेप्ट। हमने कंसेंट में हमने पढ़ लिया कि कंसेंट अगर गार्डियन की है तो भी फ्री होनी चाहिए, अगर वाइफ की है हस्बैंड की तो भी फ्री होनी चाहिए, एब्सेंस ऑफ फ्रॉड, कोअर्जन, अनड्यू इन्फ्लुएंस एक्सेट्रा। सो दिस इज विद कंसेंट। मैरिज विद नॉन मुस्लिम हमने कर लिया, किताबिया नॉन किताबिया, एब्सेंस ऑफ प्रोहिबिशंस, टेम्पररी परमानेंट प्रोहिबिशंस नहीं होने चाहिए, इजब एंड कबूल वी हैव स्टडीड एंड कॉम्पिटेंसी वी हैव स्टडीड एंड वी आर डन विद बातिल, फासिद एंड सही निकाह। सो दिस वॉज अबाउट Muslim nikah. Also, nikah is known as union of sexes. It's a civil contract, not really treated as a sacrament, but completely treated as a contract because contract के बहुत सारे essentials nikah fulfill करता है. So this was about Muslim nikah.